लेडीज जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आइए लेट्स कंटिन्यू। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। सी इन द लास्ट सेशन इफ यू रिमेंबर वी हैव फिनिश्ड व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। और सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स जब हमने पढ़े तब हमने समझा कि एक्चुअली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ते ही क्यों है, ताकि हमको एक सेंट्रल आइडिया आ जाए, हमको एवरेज के बारे में समझ में आए। और लास्ट सेशन में जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, अगर आपने देखा भी होगा, तो मैंने एक एक एवरेज का लॉजिक दिया कि कैसे अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग एवरेज आपके काम आते हैं। और एक चीज़ जो आपके डीएनए में डालना है वो ये कि हर बार जब भी कोई एवरेज बोले तो इसका मतलब सिर्फ अरिथमेटिक मीन ही लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो व्हेनेवर आई से सेंट्रल टेंडेंसी, you should understand कि by the word central tendency I can mean arithmetic mean, I can mean median, I can mean mode, I can mean geometric mean, I can even mean harmonic mean। तो ये बात हमने लास्ट सेशन में बहुत डिटेल में देख ली थी। अगर आपने वो लास्ट सेशन नहीं देखा होगा तो अभी भी वो है, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लेक्चर। लेकिन आज जब वो समझ में आ गया, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये दोनों है ना पेट्रोल कार और पेट्रोल के जैसे। जी हाँ, सही, इकोनॉमिक्स में आप इनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं ना, पेन और रिफिल के जैसे। इन दोनों को साथ में ही पढ़कर इन दोनों का वजूद है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर ऑफ यूज टू यू ओनली व्हेन यू इवन नो व्हाट आर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। पेट्रोल और पेट्रोल कार के जैसे, दोनों एक दूसरे के बिना किसी काम के नहीं। सो वैसे ही ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को भी समझना उतना ही ज़्यादा जरूरी है। और लीजिए, आज हम आए हैं बहुत ही वापस बेहतरीन से कॉन्सेप्ट्स के साथ, राइट। पूरे लॉजिक से बात करेंगे जो हमारा हमेशा से फोकस रहा है। बस लॉजिकली समझ लीजिए, मैथ्स बहुत आसान है। आइए लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए शुरू करता हूं मैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के साथ। अब सबसे पहली बात, इससे पहले हम इसकी ब्ला 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 वाली जो थ्योरी दे रही है वो पढ़े, आप बस यहाँ पे फोकस करें मेरे साथ, राइट। एकदम एनर्जी लेवल 10 रखिए बच्चों, जरा दिखाइए आपका एनर्जी लेवल 10 है, राइट। चलिए दिखाइए जरा मुझे एनर्जी लेवल 10 है, जरा कमेंट्स में लिखिए कुछ। ओके, जरा एनर्जी में आइए, आज आग लगा देंगे एक और तरीके से, बाय अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल एंड इन सिंपल लैंग्वेज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो सबसे पहली बात, जैसे नाम में लिखा है डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट। ओके, फोकस करना, व्हाई टू स्टडी दिस चैप्टर, आई एम गिविंग यू द रीजन व्हाई शुड स्टडी दिस चैप्टर। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। से बच्चों मान लेते हैं, मैं आपको सिर्फ इतना कहूँ कि मेरे क्लास में मान लेते हैं कि 2 स्टूडेंट्स हैं और 2 स्टूडेंट्स का मिलकर एवरेज 50 आ रहा है। तो मैंने आपको सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी बोल दी कि भाई एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज 50 आ रहा है, सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी सिर्फ बोलने से, जैसे मैंने आपसे कहा, आधा ही बात क्लियर होता है, आधा पार्ट उसका डिस्पर्शन है। जब तक आप ये नहीं उसके साथ पढ़ोगे, ये इनकम्प्लीट है। सो सबसे पहले तो आपको यही क्लियर करना है कि कई सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे। पढ़ा है आपने, ये ऐसा नहीं कि आपने पहले नहीं सुना नाम। स्टैंडर्ड डेविएशन शायद नाम आपने जरूर सुना होगा, मीन डेविएशन आपने नाम जरूर सुना होगा, रेंज आपने नाम शायद सुना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते, फॉर्मूला मालूम है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला, ये करके हमने आंसर निकाला था, आज याद नहीं आ रहा फॉर्मूला, लेकिन सर फॉर्मूला हमने एक जमाने में देखा था। क्यों देखा था, मतलब सिर्फ सिलेबस में था, यही रीजन बच्चे देंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डू आई नीड दिस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इसी बच्चों, अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी बोल दूँ, इसे मैंने आपको सिर्फ इतना ही कहा कि बच्चों मेरे क्लास में मान लेते 2 स्टूडेंट्स हैं और 2 स्टूडेंट्स का मिलकर एवरेज वेट 50 आ रहा है, सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी बोला। और अब मैंने आपसे कहा कि सेंट्रल टेंडेंसी से आप अंदाज लगाइए कि पॉपुलेशन क्या होगा, मतलब ये सेंट्रल टेंडेंसी से अंदाज लगाइए कि वो 2 बच्चे जो मेरे क्लास में हैं उनका वेट क्या होगा, राइट। 2 स्टूडेंट्स है क्लास में, उनका वेट 50 है, ऑन एवरेज वेट 50 है। मेरे सोसाइटी में दो बच्चे मान लेते हैं, उनका दोनों का वेट का एवरेज लिया तो 50 आ रहा है। अब आप अंदाज लगाइए कि कैसा होगा पॉपुलेशन, क्या होंगे एक्चुअल वेट्स। ओके, सो सेंट्रल टेंडेंसी का, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एम ही क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। सो इट गिव्स अस एन सेंट्रल आइडिया। ओके, एंड थ्रू दिस सेंट्रल आइडिया व्हाट वी कैन डू, वी कैन एस्टिमेट द पॉपुलेशन, वी कैन विजुअलाइज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब क्या बच्चों, ऑल द ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे पॉपुलेशन का वो मीनिंग वो नहीं लेना जो आप ज्योग्राफी में लेते हो, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, नहीं। यहाँ पे पॉपुलेशन मतलब क्या, ऑल द ऑब्जर्वेशंस मान लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि भाई पुणे का एवरेज इनकम निकालना, तो पुणे का एवरेज इनकम निकालने के लिए आप सारे पुणे के लोगों को पूछते बैठोगे क्या, मैं बोलूँगा पुणे का इनकम कंसिडर कीजिए, अब सबको पूछते बैठोगे क्या, नहीं, आप क्या एवरेज पकड़ के चल लोगे आगे। ऑन एन एवरेज हर इंसान इतना कमाता है, ऑन एन एवरेज एक इंडियन इतना कमाता है,
उससे इंडिया का पिक्चर इमेजिन करना है कि इंडिया में कैसे टाइप के लोग होंगे। गेटिंग पॉइंट बड़ी। सो सेंट्रल टेंडेंसी का एम ही क्या रहता है, हमने लास्ट सेशन में भी देखा, जैसे कॉन्ट्रैक्टर जब कंस्ट्रक्शन करता है स्लैब का, वो अंदाज लगाता है कि यहाँ पे कितने केजी के, यहाँ पे मान लीजिए मैं क्लासरूम जब कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो क्लासरूम बनाते वक्त वो कॉन्ट्रैक्टर मुझे पूछता है कि आप कौन से ग्रेड के बच्चों को पढ़ाने वाले हो, तो मैंने कहा भाई कि यहाँ पे सब अडल्ट रहेंगे, तो उसके हिसाब से वो सोचता है कि एक अडल्ट मतलब 50 केजी का उसका वेट रहेगा। एट अ टाइम इस क्लास में मान लीजिए इस फ्लोर पे 100 बच्चे होंगे, तो 50 × 100 5 टन का लोड इस स्लैब को मिनिमम झेलना है। अकॉर्डिंगली वो उसके कैलकुलेशन सेफ्टी मार्जिन रख के काम करता है। सो सेंट्रल टेंडेंसी का एम ही क्या रहता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ते ही क्यों है, ताकि हमको एक सेंट्रल आइडिया मिला। सेंट्रल आइडिया क्यों, ताकि हम उससे पॉपुलेशन को ओवरऑल जितने भी सारे ऑब्जर्वेशन है उनका रफ एस्टिमेट लगा सके, आराम से, अंदाज से, क्विकली, आसानी से लगा पाए, ये मेन है, राइट। हाँ सर ठीक है। तो वैसे से ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे सोसाइटी में 2 बच्चे हैं, उनके वेट का मैंने एवरेज लिया तो 50 आया। अब इमेजिन करना कि रियल में वो 2 लोगों का वेट क्या रहेगा, रियल में उन दोनों का वेट क्या रहेगा, राइट, बताइए क्या रहेगा। तब किसी ने कहा सर हो सकता है एक का वेट 40 हो, एक का वेट 60 हो, जिससे उन दोनों का एवरेज 50 आता है। किसी ने कहा नहीं सर मेरे दिमाग में तो ऐसा आया था 30 और 70, क्योंकि सर इन दोनों का भी तो एवरेज 50 आ रहा है। सर मुझे तो लगा एक थोड़ा छोटा बच्चा होगा, 20 केजी का होगा, और एक थोड़ा पहलवान होगा 80 केजी का। मुझे तो ऐसा आया सर, क्यों, क्योंकि 20 और 80 का एवरेज निकालोगे तो वो भी 50 आ रहा है। किसी ने कहा सर मुझे तो ऐसा लगा कि एक का वेट 48 रहेगा और एक का वेट है ना 52 रहेगा, क्यों, उन दोनों का भी एवरेज क्या आ रहा है 50। लाइक वाइज कोई कहेगा कि सर मुझे तो लगा 45 और 55, कोई कहेगा सर एकदम ही नज़दीक मुझे लगा 49.5 और 50.5। लीजिए क्या हुआ, प्रॉब्लम मैं आपको यही पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर सिर्फ मैं आपको एवरेज बोल दूँ, अगर मैं सिर्फ आपको सेंट्रल टेंडेंसी बोल दूँ बच्चों, if I just communicate to you what the central tendency is, and through that central tendency alone, if I want you to imagine what the population would be, there can be infinite different answers. There are infinite numbers whose average come 50. There are infinite numbers whose average is 50. For any given average, there are infinite numbers that way. Infinite numbers whose average is 50. So actually सिर्फ मैं अगर आपको इतना ही बोल दूं कि एवरेज 50 है, और अगर मैं आपको बोलूं कि आप अंदाज लगाइए, कम क्या आप अंदाज लगाइए कि इन जनरल एक्चुअल में ऑब्जर्वेशंस का वेट क्या होगा, तो 2 बच्चे थे, एक्चुअल में उनका वेट क्या होगा, आप इसका उल्टा अंदाज लगाइए। अब मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सेंट्रल टेंडेंसी। क्यों, क्योंकि हमें ये देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ते क्यों, ताकि उससे हमको क्या हो, पॉपुलेशन का एक रफ एस्टिमेट आ जाए। तो अगर सेंट्रल टेंडेंसी आपको मिल गया, अब मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल टेंडेंसी से आप एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जो रहेंगे इसका अनुमान लगाइए, सिर्फ अनुमान। मैं नहीं बोलता एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आप ढूंढ के निकालो, आप तो सिर्फ अनुमान लगाइए कि 50 है तो एक्चुअल में वेट क्या होंगे। तो देखिए इतने सारे अलग अलग आंसर आ सकते हैं, इतने क्या, दे कैन बी इनफाइनाइट आंसर, इनफाइनाइट नंबर्स हुज वेट इज व्हाट 50। सो प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी बोलने से आप पॉपुलेशन को सही तरीके से विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी में अगर आपको बोल दूं, सो you cannot have a clear, a fair picture of the population. Central tendencies alone are incomplete to help you visualize the population fairly. And here is where the role of dispersion comes. What does dispersion explain? What does dispersion communicate? The dispersion will help you to understand कि central tendency के इर्द गिर्द ही सारे ऑब्जर्वेशन से बरोबर है, पर सेंट्रल टेंडेंसी के कितने इर्द गिर्द ये ऑब्जर्वेशन है। मतलब अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एवरेज 50 है और एक्चुअल वेट जो है ये +- 2 kg है, अगर मैं आपको बोल दूं कि एवरेज 50 है बट एक्चुअल वेट जो है ना एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस का वो +- 2 kg का डिफरेंस है एवरेज से, प्लस और 2- का डिस्पर्शन है। अच्छा मतलब समझ आगे से, मतलब रफली मुझे लगता है एक का वेट 48 होगा, एक का वेट 52 होगा। अब आपका अंदाज थोड़ा और फेयर हो रहा है, ऑब्जर्वेशंस के बारे में आपका अंदाज और थोड़ा फेयर हो रहा है, क्योंकि डिस्पर्शन क्या दिखाता है कि आप ऑन एन एवरेज, डिस्पर्शन भी एक एवरेज है, ध्यान से समझना, डिस्पर्शन भी एक एवरेज ही है, पर किसका एवरेज है, एवरेज ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में भी हम एवरेज निकालते हैं बच्चों, याद रखना, हम पढ़ेंगे आगे जाके, जब मैं लॉजिक दूंगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्चुअली आप करते क्या हो, जब मीन डेविएशन में हम एक्चुअली करते क्या हो। एक्चुअली डिस्पर्शन में भी हम एवरेज किसका, डिस्पर्शन का। तो मतलब क्या कि एसेंशियली अगर ये आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन दिखाता है कि बाकी के ऑब्जर्वेशंस इसके कितने इर्द गिर्द है, कितने इर्द गिर्द है, क्या ऐसे है या बहुत ही अलग अलग है, बहुत ही दूर है। जैसे यहाँ पे देखना, किसका कहना था कि सर मुझे लग रहा है वेट 49.5 और 50.5, ये तो बहुत ही नजदीक हो गया एवरेज के, और किसे कहना था नहीं सर मुझे तो लगा था कि 20 और 80 kg रहेगा उनका वेट, मतलब ये तो बहुत ही दूर हो गया एवरेज से। सो बच्चों आप आइए एकदम हम मुद्दे पे आ रहे हैं कि अगर
मुझे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का कोई रिलेशनशिप दिखाना है, द बेस्ट वे टू शो दैट इज टू इमेजिन अ सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. फोकस. This central is equivalent to measure of the central tendency. This center is equivalent to the measure of central tendency, and when you speak of dispersion, the dispersion is nothing but the kind of radius. तो ऐसा मान लेना कि ये सर्कल का जो रेडियस है इज एज गुड एज डिस्पर्शन. दिस इज फॉर सिंपल एक्सप्लेनेशन, जस्ट लाइक अ लेमन्स एक्सप्लेनेशन. ओके, एक आम तरीके से अगर आपको समझना है इन दो चैप्टर के बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं समझ ही नहीं पाते कि हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन आखिर पढ़ा क्यों. रियल लाइफ में हर बार मैं जब मैथ्स पढ़ता था मेरे दिमाग में ऐसा ही क्वेश्चन आता था कि सर आपने जो पढ़ाया बहुत बढ़िया, मैं बहुत मानता हूँ, लेकिन इसका रियल लाइफ में मुझे यूज क्या है वो बताइए तो मजा आ जाए. राइट, और एक्चुअली यूज है और आप समझोगे, इतना टफ नहीं है मैथ्स को विजुअलाइज करना. फोकस. ये क्या है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर ऑफ द सर्कल को मानना कि दिस इज एज गुड एज व्हाट, कम ऑन, दिस इज एज गुड एज द सेंट्रल टेंडेंसी. और ये आर जो रेडियस है, कम ऑन, क्या ये आर जो रेडियस है इसको मानना दिस इज एज गुड एज डिस्पर्शन. दिस इज एज गुड एज द डिस्पर्शन. मतलब क्या सर, ऐसा इमेजिन करना कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये सेंटर है, इस सेंटर से कितने सर्कल आप निकाल सकते हो. तो वी ऑल नो कि देयर कैन बी इनफाइनाइट सर्कल्स ऑफ द सेम सेंटर विद द सेम सेंटर. दिस कैन बी वन ऑफ द सर्कल, दिस कैन बी वन ऑफ द सर्कल, दिस कैन बी वन ऑफ द अदर सर्कल. देयर कैन बी इनफाइनाइट सर्कल्स. सो सेंटर एक ही है, मतलब ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक है, लेकिन जो एक्चुअल पॉसिबल सर्कल्स इससे बन सकते हैं विद द सेम सेंटर दे आर इनफाइनाइट. सिमिलरली अगर मैं आपको सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी बोल दूं कि एवरेज 50 किलो है, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स जिनका एवरेज पे 50 आ सकता है. पर अगर मैं आपको रेडियस का भी अंदाज दूं कि भाई डिस्पर्शन कितना रहने वाला है, सेंटर से कितने भटके हुए हैं एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, जैसे सर्कमफरेंस को एक्चुअल ऑब्जर्वेशन मानना, अगर एवरेज से एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कितने भटके हुए हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस एवरेज के इर्द गिर्द ही है, सारे ऑब्जर्वेशंस एवरेज के इर्द गिर्द ही है, लेकिन अगर मैं आपको बोल पाया कि एवरेज के कितने इर्द गिर्द है, तो यू विल बी एबल टू विजुअलाइज एन एंटायर सर्कल what essentially our objective was. Fair enough. So essentially आपको ये समझना है कि हमारा एम ही क्या था. हमारा एम था कि हम सेंट्रल टेंडेंसी को समझो, सेंट्रल टेंडेंसी से हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस के बारे में एक सेंट्रल आइडिया निकाल पाए, एक फेयर आइडिया निकाल पाए. तो सिर्फ मैं अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी बोल दूं बच्चों तो ये बहुत इनकम्प्लीट हो जाता है. हर बार सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी शायद काम की नहीं. तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी के साथ अगर मैं अंदाज दे दूं कि वो सारे ऑब्जर्वेशंस कितने इर्द गिर्द है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 50 kg से +-2 kg, कम क्या 50 kg से +-2 kg बाकी के सारे ऑब्जर्वेशन है, तो फिर आप विजुअलाइज कर पाते हो. हाँ सर, मतलब ही शायद हो सकता है एक का वेट 48 हो, एक का वेट 52 हो. सो प्लीज इस डायग्राम को ड्रॉ करिए. ये डायग्राम इसमें आपको एक्सप्लेन करेगा. दिस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड what is actually relationship between a central tendency and the dispersion. So dispersion actually is this radius, not the circumference. The circumference are actual observations. This is equivalent to actual observation. This center is equivalent to measures of central tendency, and this length of the radius is equivalent somewhere, is comparable somewhere to the measures of dispersion. तो अभी हमारा एम ये है कि actual observations आपके central tendency कितने भटके हुए हैं. Once again, come on, क्या एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस आपके सेंट्रल टेंडेंसी से कितने भटके हुए हैं ये निकाला जाए. कितने आसपास है, कितने आस और कितने पास, मतलब सिर्फ 50 kg के आसपास ही सब है, सिर्फ कितने आस और कितने पास. मतलब +-2 kg तो सर हो सकता है 48-52 हो. सर +- अगर 10 kg तो हो सकता है 40 और 50 हो. सर +- अगर 20 kg है तो सर हो सकता है वो 30 और सर 70 हो. +-40 kg है तो हो सकता है, सॉरी +-20 है तो इतना, +-30 है तो सर हो सकता है 20 kg और 80 kg हो, क्योंकि 20 और 80 का एवरेज भी 50 आएगा और इसमें डिफरेंस कितना है +-30 kg का. अब ध्यान से समझना बच्चों, सारे ऑब्जर्वेशंस जैसे यहाँ पे देखे रखा हुआ, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. अब ऐसा रियल में नहीं होता कि सारे ऑब्जर्वेशन एक्जैक्टली 2 kg ही ये हो. अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन लिए और मैंने कहा +-2, तो आपने कहा कि सर शायद 48 और 52 होगा. और बच्चों व्हाट इफ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब सारे ऑब्जर्वेशन मैंने कहा कि मेरे सोसाइटी का एवरेज वेट 50 है. अभी 2 बच्चों का नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, मान लेते हैं कि पूरे सोसाइटी का एवरेज वेट 50 है. अब एग्जैक्ट एक ही नंबर होगा, ऐसा होगा क्या कि +-10 kg, मतलब 50 है तो हो सकता है कुछ हो जिनका वेट एग्जैक्ट 40 हो, बराबर आधे लोग हैं जिनका वेट 40 है और आधे लोग हैं जिनका वेट 60. एग्जैक्ट ऐसा होगा क्या सोसाइटी में? बिल्कुल भी नहीं. बट स्टिल आई कैन हैव एवरेज इज 50. और ऐसा मैंने कहा कि +-10 का डिस्पर्शन है. वो +-10 का डिस्पर्शन जो मैं बोलता हूँ, दैट +-10 इज ऑल्सो एवरेज डिस्पर्शन. दैट इज ऑल्सो व्हाट, एवरेज डिस्पर्शन. मतलब क्या सर, मुझे समझिए. पहली बात, यहां से अभी हम शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेविएशन. फोकस करना. तो मान लेते हैं कि ये आपके एक्चुअल वेट्स है. किसी का वेट 40 है, 50 है, ओके, 40, 45, 50, 55, 60.
ओके इन सबका एवरेज क्या आने वाला है, हम सब जानते हैं सबका एवरेज अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा 50 एवरेज। अब हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं डेविएशन। क्या निकालते हैं, डेविएशन। व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन इज x माइनस एक्स बार। डेविएशन इज डिफाइंड एज x माइनस एक्स बार, मतलब x से x क्या रहता है, एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। x बार क्या रहता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। माइंड माई वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग x बार इज अरिथमेटिक मीन। x बार क्या हो सकता है, x बार कैन बी एनी measure of central tendency. You can calculate deviation from mean, from median, from mode, from harmonic mean, from geometric mean. Please let this thing go into your DNA. भूलना नहीं इस चीज को, right? X bar is an average, is a central tendency, not necessarily only arithmetic mean. It can be you are taking deviation from median, you can taking deviation from geometric mean. Okay, yes sir. So मैं क्या करने वाला, x minus x bar. ये x minus x bar क्या दिखाता है कि एक एक ऑब्जर्वेशन हमारे एवरेज से कितना भटका हुआ है। वन सेकंड, क्या एक एक ऑब्जर्वेशन हमारे एवरेज से कितना भटका हुआ है। तो मैंने कैलकुलेट x माइनस एक्स बार क्या होगा, 40 माइनस 50, 40 माइनस 50 में यहाँ पे निकालूंगा तो क्या आएगा, -10, राइट। फिर बाद में देखना 45 माइनस 50 अगर मैं करूँ तो 45 माइनस 50 क्या आएगा, ये -10 था, ये -5 आया, ये 50 माइनस 50 0। फिर 55 माइनस 50 करोगे, x में से x बार माइनस करना, 55 में से 50 अगर आप माइनस करोगे तो 5, और 60 में से 50 अगर आप माइनस करोगे तो 10। इन सबका टोटल लोगे सम ऑफ डेविएशन, तो याद रखना ये 0 आ रहा है। हाँ सर, अब याद रखना अगर आप डेविएशन ले रहे हो फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अगर आप डेविएशंस ले रहे हो फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, तो सम ऑफ द डेविएशंस, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अरिथमेटिक मीन की, सम ऑफ द डेविएशंस व्हेन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। वन सेकंड, क्या सम ऑफ डेविएशंस व्हेन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। तो ये तो 0 आने ही वाला है, ऐसा क्यों? अरे बच्चों, क्या अरिथमेटिक मीन करता ही क्या है, अरिथमेटिक मीन वैल्यू वाइज बीच में आता है, तो बराबर आधी वैल्यू से ज्यादा रहती है, आधी वैल्यू से कम रहती है, एंड हेंस आधी वैल्यू नेगेटिव आएगी, आधी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ऐसा कि उनको आप ऐड करोगे तो 0 आना ही है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था। प्रॉपर्टी कब की हमारी, ये हमारी प्रॉपर्टी थी जहां हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन, जिसमें हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ डेविएशंस व्हेन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0। तो अगर मैं अरिथमेटिक मीन को x बार मानता हूं तो सम ऑफ डेविएशन x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार अगर मैं निकालूं, राइट, आपको x में से x बार माइनस करना है, तो 40 में से 50 का -10, -5, 0, +5 +10। ऐसा क्यों होगा? ऐसा हर बार इसलिए होगा क्योंकि एवरेज जो है ना वो वैल्यू वाइज बीच में आता है, तो बराबर आधी वैल्यू उससे कम रहती है, आधी वैल्यू उससे ज्यादा रहती है। आधे ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू मान लेते हैं मोरलेस उससे कम है, या टोटल ऑब्जर्वेशंस अगर आप ले लो बराबर, तो देखेंगे आपको कि आधे वैल्यूज उससे कम रहते हैं, आधे वैल्यूज ज्यादा रहते ही है, इसलिए वो माइनस प्लस एक दूसरे को कॉम्पनसेट करके 0 होता ही है। बट आप समझिए बच्चों, अगर ये प्लस और माइनस अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डेविएशन नहीं है, डेविएशन है, सिर्फ क्योंकि वो साइंस अलग है, ऑन विच साइड इज द डेविएशन, ऑन विच साइड इज द डेविएशन, वो नलीफाई हो जा रहा है, एंड हेंस हमको ऐसा लग रहा है डेविएशन नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये डेविएशन को साइन इग्नोर कर लेते हैं। थोड़ा एक और बार जा रहा है बच्चों, समझिए। से फॉर एग्जांपल ये स्टंप है, ओके, सिंगल स्टंप मान लीजिए लगा है, स्टंप, ओके, और कहा गया है बॉलर को कि यू हैव टू हिट द स्टंप। अब बॉलर ने पहला बॉल डाला, मान लीजिए वो ऐसा गिरा और 30 डिग्रीज इस तरफ चला गया, ओके, तो मान लीजिए राइट साइड को गया, इसलिए आपने कहा +30 डिग्री। फिर से उसने दूसरा बॉल बोल किया और से वो इस तरफ स्विंग होके -30 डिग्री चला गया, ओके। अब मान लेते जो कोच है उसने बॉलर को बुलाया और उसने बोला, यार समझ तू मेरी बात, अपना स्टंप को बॉल हिट होना चाहिए, तेरा बॉल स्टंप को हिट नहीं हो रहा है, तो बॉल स्विंग मत कर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सुपर ओवर का मैच है, आई डोंट नो अभी सब आप में से कितने लोग क्रिकेट के फैन होंगे, बट ऑफकोर्स मेजोरिटी ऑफ लोग सुपर ओवर रहता है, सॉरी सुपर ओवर तो अपना अलग रहता है, एक जब टाई हो जाता है मैच में, 2020 का टाई हो गया था, तो उस टाइम पे इस तरीके से डिसीजन लिया जाता है कि आप बॉल करिए और कितनी बार जो टीम मैक्सिमम बार एक ओवर में स्टंप्स को हिट करेगी, बोल्ड करेगी, वो टीम जीतेगी। अगर आपको पता हो तो बहुत ही फेमस ऐसे मैचेस हुए हैं। तो अब मान लीजिए एम क्या है कि एम है भाई तू स्टंप उड़ा, तो बॉल स्विंग मत कर। अब मान लेते उसने पहला बॉल डाला, प्रैक्टिस चालू था, तो उसने कोच ने उसको बोला चल स्टंप को हिट कर, बॉलर का +30 डिग्री बॉल इधर गया, सेकंड टाइम -30 डिग्री बॉल इधर गया। अभी एंड में कोच ने उसको बुला और उसको बोला, यार तू समझ मेरी बात, तेरा बॉल स्टंप को नहीं लग रहा है, इस तरह से अपन नहीं जीत पाएंगे, अगर टाई हुआ तो स्टंप को बॉल लगना चाहिए। वो बोल रहा है सर ठीक है ना सर, एक बार +30 डिग्री हुआ, एक बार -30 डिग्री हुआ, मतलब एट द एंड से कुछ भी नहीं हुआ ना, एट द एंड कुछ भी नहीं हुआ। अरे कैसे क्या कुछ भी नहीं हुआ, आप समझो मेरी बात। द ओनली थिंग, बिकॉज इट्स ऑन दिस डायरेक्शन यू कॉल इट एज प्लस, the only fact that just because it's on the left side you're calling it minus, or vice versa, you call this plus or you call this minus, that plus or minus is just indicating on which side of the average do you lie. once again sir, क्या डायलॉग था?
That plus or minus sign is just indicating on which side of the average do you lie. That plus or minus doesn't mean that there is no deviation. If you take the summation of the deviations is coming as 0. That doesn't mean you have not done any mistake. You have done that there is no deviation. There is a deviation भाई. बोला तेरे से मिस्टेक हो रही है. प्लस 30 और माइनस 30 दोनों मिलके वो बोलेगा सर छोड़ो ना सर प्लस 30 का माइनस 30 का 0 तो हो रहा है. ए भाई क्या कर रहा है? हाँ ऐसा कैसे? प्लस और 30 और माइनस 30 दोनों मिलके 0 हो रहा है. ऐसा नहीं चलेगा. यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर सम ऑफ द डेविएशन 0 भी आए, सम ऑफ द डेविएशंस 0 भी आए, that doesn't mean there is no deviation. The only fact because few observations are on some other side of the average, and other few are on the other side of the average. Few observations are less than the average, few observations are more than the average, and such that their values compensate each other. Doesn't mean there is no deviation. There is a deviation. भाई तेरा बॉल जा रहा है, सिर्फ -30 और +30 क्या है? ये सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहे हैं. क्या दिखा रही है? ये सिर्फ डायरेक्शन दिखा रही है. इस तरफ आया तो आपका कन्वेंशन है कि आप प्लस बोलते हो, इस तरफ आया तो आपका कन्वेंशन है कि आप माइनस बोलते हो. ठीक है भाई, वो छोड़ दे प्लस माइनस. मेरे को तो सिर्फ इतना ही बोलना कि तेरा 30 डिग्री से बॉल इधर उधर डेविएट होता है. चल प्रैक्टिस करो, स्टंप फोड़ा. अभी दैट्स हाउ इट इज. सो अभी हम हलू हलू लॉजिक डेवलप करने वाले. सो मैंने सबसे पहले दिखाया कि आपको ये ऑब्जर्वेशन से डेविएशन क्या करता है कि ऑब्जर्वेशंस आपके एवरेज से कितने भटके हुए. वन सेकंड, क्या डेविएशंस क्या करता है? आपके ऑब्जर्वेशंस आपके एवरेज से कितने भटके हुए ये डेविएशंस मेजर करता है. सो समझ में आ गया. अब हम बढ़ते आगे और अब हम स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. तो बच्चों अगर मुझे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ना है, ओके, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली अगर हम देखें, ओके, सो मुझे पढ़ने 4 टाइप के डेविएशंस, 4 तरीके से. पहला है रेंज, ओके. दूसरा मैं क्या पढ़ूंगा? मैं पढ़ूंगा मीन डेविएशन. जैसे नाम में लिखा है मीन डेविएशन मतलब क्या? डेविएशंस का मीन निकालेंगे, एवरेज डेविएशन निकालेंगे. मतलब यहाँ पे हम एवरेज निकालने वाला है. डेविएशन इज ऑल्सो व्हाट? एवरेज. मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालने के लिए भी एवरेज का नॉलेज जरूरी है. मीन डेविएशन. देन आई कैन हैव स्टैंडर्ड डेविएशन. Then I can have what? Come on, standard deviation, and then we'll find out quartile deviation. ये मुझे 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, 4 अलग टाइप के डेविएशंस हैं. चारों मेजर करते कि आप कितने भटक गए, बट सिर्फ किससे भटक गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अब रेंज हो, मीन डेविएशन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, क्वार्टाइल डेविएशन हो, इन सब में फिर मुझे क्या पढ़ना है? मुझे पढ़ना है एक एब्सोल्यूट मेजर, एक पढ़ना है रिलेटिव मेजर. सब में एब्सोल्यूट, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, रिलेटिव मेजर, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, रिलेटिव मेजर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. अब सबसे पहली बात सर ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव मतलब क्या रहता है? अब मुझे एकदम ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को. ध्यान से फोकस करना, एकदम ध्यान से. इधर देखिए. हाँ, अब मान लेते हैं से फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा मैंगो का बिजनेस है, मैं मैंगो बेचता हूँ. ओके, आप ध्यान से समझना. आप मैंगो लेते हो मेरे से, एकदम ध्यान से समझना. ये एग्जाम्पल आपके इतने प्रॉब्लम्स आसान करने वाला है, बिलीव मी. एकदम ध्यान से समझिए. अब मान लीजिए मैं मैंगो वाला. अब एसेंशियली मैंगो वाला क्या करेगा? फोकस करना. तो मान लेते हैं आप मेरे से एक पेटी आम लेते हो, उनका टोकरी आता है ना, आप एक टोकरी लेते हो. अब मैं बोलता हूँ ये टोकरी आप आम लेके जाइए. तो बोले भाई इसमें खराब तो नहीं निकलेगा. मैंने बोला देख भाई 5 आम खराब निकल सकते हैं. मैंने आपको क्या बोला कि भाई 5 आम खराब निकल सकते हैं. अब ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना. आप एक टोकरी आम लेकर गए मेरे से, ओके, एक टोकरी आम लेकर गए जिसमें कितने आम थे? इसमें 40 आम थे. ठीक है, पर 40 में से 20 आम मान लेते सड़े हुए निकले. 40 आम थे, उसमें से 20 आम सड़े हुए निकले. मुझे बताइए आप टोकरी रिप्लेस करने मेरे पास आओगे कि नहीं आओगे? आप बिल्कुल आओगे. आप बोलोगे यार सर ये गलत है ना, 20 आम सड़े हुए निकल रहे 40 आम में, यार सर ये टोकरी गलत आ गई, आप मुझे चेंज करके दीजिए आम. राइट. दूसरा एग्जाम्पल, ये तो आप एक टोकरी लेकर गए आपके घर के लिए. अब मान लेते हैं एक केटरर्स वाला शादी के लिए, उसने एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, शादी में उसको आमरस बनाना था. वो मेरे से लेकर गया है 1 लाख आम. कितने आम लेकर गया मेरे से? 1 लाख आम. और उस 1 लाख आम में, एक मिनट बच्चों, एक मिनट. ओह चलिए, लास्ट रिकॉर्डिंग मुझे ऐसे ही बंद करना पड़ा क्योंकि शायद बैटरी बंद होने का एक प्रॉब्लम आया था. बट एनी वेल कंटिन्यू. सो मान लेते वो 1 लाख आम, लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ, डोंट वरी. 1 लाख आम वो मेरे से लेके गया और उस 1 लाख आम में मान लो आपके
20 आम सड़े हुए निकले। अब मुझे बताइए कौन सी पार्टी ज़्यादा नाराज़ होगी? अगर आप सिर्फ डिस्पर्शन देखो तो मैंने क्या कहा कि रफली देखो, ये टोकरी लेके जाओ, मान लो ये एवरेज था, ये एवरेज मतलब ये टोकरी लेके जाओ, रफली आपके 40 आम निकल जाएंगे इसमें और मैंने 40 का वादा किया था और आपको रियल में सिर्फ 20 आम सड़े हुए निकले। चलो 20 एग्जैक्ट हो रहा है, 21 आम सड़े हुए निकले आपके, 21 आम सड़े हुए, राइट। मतलब आपको सिर्फ क्या हुआ, या 20 आम सड़े हुए मिले और टोटल 40 थे, तो चलो 20 अच्छे आम भी निकल गए। मैंने आपको एवरेज कहा था कि भाई इस टोकरी में लेके जाइए, आपको 40 आम रफली इसमें अच्छे वाले मिल जाएंगे। अच्छे वाले नहीं मिले भाई, 40 नहीं मिले, 40 का वादा था, 40 एवरेज था, पर इस वादे में से 20 आपका डिस्पर्शन निकला। आप अपने वादे में से 20 से मुकर गए, 20 से मुकर गए। अच्छे आम आपको 20 ही मिले। यहाँ पे मैंने कहा था ये टोकरी लेके जाइए, आपने जो ऑर्डर दिया मैंने बोला जो पैक है पूरा पैक करके बोला ये लेके जाइए, 1 लाख आम इसमें आपके है, और उस 1 लाख आम में 20 सड़े हुए निकले। अब मुझे बताइए कौन सी पार्टी या कौन सा एकदम ऐसा बोलने वाला, क्या यार मैं तो गलत पेटी में रात लग गई, गलत टोकरी में रात आ गई, मैं तो जाने वाला अभी, ये तो बहुत गलत है, मैं तो बोलने वाला मुझे टोकरी चेंज करके चाहिए। कौन बोलने वाला है? ऑफकोर्स पार्टी ए को बहुत गुस्सा आने वाला है, क्योंकि 40 अरे थे ही 40 आम, 40 आम में 20 सड़े हुए निकले। यार क्या है ये, मतलब है क्या? ये आदमी क्या बोलेगा केटरर्स वाला, छोड़ यार 1 लाख आम लिया है, 1 लाख आम में 20 तो सड़े हुए निकलते हैं, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है यार, छोड़ दे। अब ध्यान से देखना, अगर आप एब्सोल्यूट मेजर देखते हैं, अगर आप एब्सोल्यूट मेजर देखते तो इसमें भी डिस्पर्शन कितना, इसमें वादा कितना था कि 40 आम सही निकलेंगे, तो मान लो ये एवरेज है, एवरेज को मान लो आपकी वादा है, और यहाँ पे एवरेज क्या था 1 लाख। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखो डिस्पर्शन, तो यहाँ पे आपका डिस्पर्शन कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका डिस्पर्शन आ रहा है 20 आम का, एब्सोल्यूट देखो था, यहाँ पे भी डिस्पर्शन कितना आ रहा है 20 आम का। तो अगर मैं सिर्फ आपको है ना ऐसा डिस्पर्शन निकालूं और बोलूं कि एक सेट का डिस्पर्शन 20 आया, दूसरे सेट का डिस्पर्शन 20 आया, मगर आपको बोलूंगा कि कौन सा सेट है ऐसा है जिसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल डिस्पर्स बहुत है, तो आप बोलोगे दोनों इक्वल डिस्पर्स है, इसमें भी 20 का डिस्पर्शन, इसमें भी 20 का डिस्पर्शन। वही अगर मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ कि अरे इसमें ऑब्जर्वेशन 40 है, या एवरेज यहाँ पे 40 था, 40 में 20 का डिस्पर्शन है, यहाँ पे एवरेज 1 लाख था, 1 लाख में 20 का डिस्पर्शन है। अब बताइए, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको थोड़ा समझ में आया, चलो दूसरा एक और एग्जाम्पल एकदम और अभी कंफर्म समझ में आएगा। 2 फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स बात कर रहे थे कि लाइफ में वो कितना अच्छे से उन्होंने प्रिंसिपली अपनी लाइफ जी है वैसा, राइट। अब मान लेते ये फ्रेंड बोल रहा है कि यार मैंने ना मेरे लाइफ में 3 कस्में सिर्फ मेरे से नहीं हो पाई, 3 कस्में मेरी टूट गई, राइट। मान लो सब एक जैसी कस्में थी, ऑलमोस्ट मान लो 3 कस्में टूट गई। ये बोल रहा है मेरे तो सिर्फ 2 ही कस्में टूटी, सिर्फ 2। तो आपको अगर मैं ऐसा पूछूं कि इसमें से कौन है यार जिसने कम डेविएशन किया अपने लाइफ में, जो प्रॉमिस किया वो करके दिखाया, या मेजॉरिटी बार करके दिखाया, आप बोलोगे सर ये वाला बंदा सर, कि इसने सिर्फ 2 कस्में तोड़ी अपनी, सिर्फ 2 बार इसका डिस्पर्शन निकला सर, बाकी बार इसने जो जो प्रॉमिस किया ना किसी को वो दिया है, 2 बार सिर्फ वो अपने एवरेज से भटक गया, नहीं तो वो हमेशा रहा सर, लाइन पे रहा 2। अब मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ, इस बंदे ने 100 कस्में ली थी, 100 में 3 कस्में टूट गई, इस बंदे ने ली थी 3 कस्में, उस 3 में 2 कस्में तोड़ दी। आप बोलो कौन ज़्यादा, क्या कह सकता कौन, हाँ कौन ज़्यादा रिलायबल है, कौन ज़्यादा रिलायबल? अरे लिए ही है 3 कस्में और 3 में 3 कस्में तोड़ दी, चलो और वर्स्ट, अरे लिए ही थे 2 कस्में और 2 में 2 कस्में तोड़ दी इसने 3 कस्में जरूर तोड़े, पर लिए कितने थे 100 कस्में। अब बताइए कौन ज़्यादा रिलायबल है, हाँ कौन ज़्यादा रिलायबल है? आप बोलोगे सर अब ये बंदा रिलायबल, क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो आप ये बोल रहे थे कि ये रिलायबल है, 2 और 3, इसने 2 ही कस्में तोड़ी, इसने 3 कस्में तोड़ी, इसने अच्छा ज़्यादा काम किया, ये ज़्यादा रिलायबल बंदा, हाँ अभी बोल रहे हो ये रिलायबल है। हाँ सर, अब हमको समझ में आ रहा है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम 2 तरीके से डिस्पर्शन निकाल सकते हैं। एक है कि कोई भी डिस्पर्शन हम निकालें एब्सोल्यूट तरीके से, एब्सोल्यूट मतलब क्या है कि वहाँ पे आंसर यूनिट रहता है, उस आंसर को यूनिट रहता है, मतलब से ±2 kg का डिफरेंस है, ±20 मैंगो का डिफरेंस है, ±3 कस्में, हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे? आप जो भी आंसर निकालो डिस्पर्शन का, उसको कोई ना कोई यूनिट है, केजी, मैंगोज, कस्में। और दूसरा रहता है कि सर हम ये रिलेटिव तरीके से निकाले, मतलब ही सर हम इसको परसेंटेज तरीके से निकाले, कौन सा क्या, हम इसको रिलेटिव तरीके से निकाले सर, मतलब हम इसको परसेंटेज तरीके से निकाले, मतलब क्या सॉरी, मतलब ये देखे कि सिर्फ डिस्पर्शन कितना है वो नहीं, कितने के एवरेज में कितने का डिस्पर्शन है। एवरेज था ही 2, उसमें 2 का डिस्पर्शन, 2 में 2 का डिस्पर्शन इंटू 100। जब ये मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इस बंदे के लिए 2/2 इंटू 100, मतलब भाई इसका तो 100% डिस्पर्शन आ रहा है, और अपने भाई का 3/100 इंटू 100, ये 3 क्या था डिस्पर्शन, ये 100 क्या थी कस्में, तो 3 क्या था डिस्पर्शन,
ये 100 क्या था मेरा एवरेज, जो मैंने सोचा था कि ये एवरेज रहेगा, उस एवरेज से आप कितना मुकर गए। आप बोलते रहो कि सेंट्रल टेंडेंसी ये है, वो सेंट्रल टेंडेंसी इज एज गुड एज योर प्रॉमिस। सेंट्रल टेंडेंसी इज समथिंग दैट यू आर टेलिंग समवन कि बाबा दिस इज व्हाट द सेंट्रल आइडिया इज ऑल अबाउट। अरे तेरे इस सेंट्रल आइडिया में इतने का डिस्पर्शन निकला। सर आपने कहा था कि 50 kg के बच्चे रहेंगे क्लास में, हम क्लास में गए, एक बच्चा 20 का निकला, एक बच्चा 80 का निकला, एवरेज 50 आ रहा है सर, लेकिन कोई मतलब का नहीं, एक बच्चा 20 का और एक बच्चा 80 का, सेंस नहीं बनता। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? वे केजी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डिस्पर्शन है। तो ये मत देखो, आप ध्यान से देखना, डायलॉग सुनेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन निकालते वक्त हम एब्सोल्यूट तरीके से भी निकाल सकते हैं और रिलेटिव तरीके से भी। रिलेटिव तरीके का मतलब क्या है समझना अगर आपको, तो ये डायलॉग सुनेंगे, जीवन में कौन कितना मुकर गया ये ना देखो। और फरमाएंगे, जरा तालियां मेरा, तालियां जरा थोड़ी सी, थैंक यू। गौर फरमाएंगे, जीवन में कौन कितना मुकर गया ये ना देखो। बच्चों कॉन्सेप्ट वाली शायरी है, तो इस शायरी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना आप, राइट? अपन शायर तो बिल्कुल भी नहीं है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाई हुई शायरी, तो एकदम हाई लेवल के शायरी एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि भाई सर आज तो एकदम बहुत हार्ड वाली चीज बोलेंगे सर, बहुत हार्ड, दिल पे लग गए सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट वाली शायरी, जरा ध्यान से गौर फरमाएंगे थोड़ा सा। जीवन में कौन कितना मुकर गया ये ना देखो, जीवन में कौन कितना मुकर गया ये ना देखो, कौन किस में से कितना मुकर गया ये देखो। वाह वाह वाह, थैंक यू। आपने तालियां बजाई, मुझे यहां तक सुनाई आई, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। अभी तुम तो तारीफ करोगे नहीं ना, तुम तो लाइक करोगे नहीं, तो मेरे को ही करना पड़ेगा मेरा सब। तो बोले वंस अगेन क्या, कौन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ते वक्त अगर मुझे रिलेटिव मेजर्स को समझना है तो कैसे समझूं मैं? ये देखो, जीवन में कौन कितना मुकर गया ये ना देखो, सिर्फ ये मत देखो कि डिस्पर्शन कितना है, कौन किस में से कितना मुकर गया। आहा, एक और बार सर, कौन किस में से कितना मुकर गया मतलब क्या? आप एक्स बार, ये किस मतलब कौन, किस मतलब एक्स बार आपका एवरेज, ये आपका प्रॉमिस था, उसमें इतने का डेविएशन। अच्छा, 2 ही एवरेज है और 2 में 2 का डिस्पर्शन, ले भाई 100% डिस्पर्शन। अच्छा, 100 का एवरेज है, 100 में 3 ऊपर नीचे निकल गया। जैसे आपने कहा सर एवरेज वेट 100 है और 100 में एक बंदा 97 का निकला, दूसरा बंदा 103 का निकला, ठीक है, चलता है, समझ में आता है। यू गेटिंग पॉइंट? 100 में 3 का मुकरना समझ में आता है। तो ये 3% आ रहा है सिर्फ। तो रिलेटिव मेजर क्या करता है बच्चों, हमेशा देखना, अगर आपको करना है कंपेयर, आई रिपीट वंस अगेन क्या, और आपको करना है कंपेयर, कंपेयर करना है आपको 2 सेट को कि 2 में से कौन ज्यादा रिलायबल है, राइट? कौन ज्यादा रिलायबल है, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो आपने कभी भी एब्सोल्यूट तरीके से मेजर नहीं करना है। एब्सोल्यूट तरीके से मेजर किया था तो इसने तो 2 ही प्रोमिसेस तोड़े, इसने 3 तोड़े, आप बोल रहे थे ये बुरा है, लेकिन जब आपने देखा इसने लिए ही 2 प्रोमिस और 2 में 2 तोड़ दिए, इसमें लिए थे 100 उसमें 3 तोड़े, तो आप समझो इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है। तो व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट कंसिस्टेंसी, यू शुड नॉट गो फॉर एब्सोल्यूट मेजर। व्हेन यू वांट टू कंपेयर एंड डिसाइड व्हिच इज मोर कंसिस्टेंट, यू शुड गो फॉर व्हाट वन रिलेटिव मेजर्स। व्हेन यू वांट टू कंपेयर, क्या करना है आपको, कंपेयर करना है, तो आपने कभी भी एब्सोल्यूट को यूज नहीं करना है। अगर आपको कंपेयर करना है तो यू शुड ऑलवेज प्रेफर यूजिंग रिलेटिव मेजर्स। तो रिलेटिव मेजर्स में हम क्या करने वाले, हम सिर्फ डिस्पर्शन कितना है वो नहीं देखेंगे, वो डिस्पर्शन कितने के एवरेज में ये भी देखेंगे। तो चलिए बच्चों वंस अगेन, क्या क्या हुआ हमारा अब तक चर्चा करके, हमारा ये चर्चा करके हो गया कि सर हम सबसे पहले डिस्पर्शन क्यों पढ़ते हैं वो हमने देखा, डिस्पर्शन क्यों पढ़ते हैं उसके लिए सर्कल और ये समझ में आ गया। फिर हमने स्टार्ट किया कि डिस्पर्शन में मुझे क्या पढ़ना है। डिस्पर्शन में मेरे पास देखिए बच्चों 4 बेसिक मेजर्स हैं हमारे सिलेबस में जो मुझे पढ़ने हैं। एक रेंज, एक मीन डेविएशन, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, तीसरा क्या है, तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन और चौथा क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन। वंस अगेन क्या, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। अब ये डेविएशंस अगर मुझे पढ़ने तो ये डेविएशंस को मैं 2 तरीके से पढ़ सकता हूँ, एक इसका एब्सोल्यूट मेजर, दूसरा इसका रिलेटिव मेजर। एक इसका एब्सोल्यूट मेजर, दूसरा इसका रिलेटिव मेजर, इस तरीके से मैं इनको पढ़ सकता हूँ। अब एब्सोल्यूट मतलब क्या, हमेशा देखना है एब्सोल्यूट में यूनिट आता है, इसमें यूनिट रहता है कुछ तो, एंड दिस इज यूनिट फ्री या यूनिट लेस बोलो, इसमें कोई यूनिट फ्री, ये यूनिट फ्री रहता है, ये इनफैक्ट परसेंटेज में आता है। और अगर कंपेयर करना है तो हमको रिलेटिव निकालना। तो चलिए ये 4 अलग अलग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, इसको 1 बाय 1 हमको पढ़ना स्टार्ट करना है। चलिए सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रेंज। क्या है मेरे पास, सबसे पहले जो मेरे पास आ रहा है वो है रेंज। अब एकदम सिंपल वाला मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जैसे हमने मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी पढ़े थे, वहाँ पे 5 थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम का है, वैसे बच्चों यहाँ की भी बात है, अलग अलग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास। सबसे पहले रेंज। अब रेंज का वंस अगेन एब्सोल्यूट फार्मूला, रिलेटिव फार्मूला। जो रेंज का एब्सोल्यूट फार्मूला है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। वंस अगेन क्या, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। जबकि अगर रेंज का रिलेटिव फॉर्म देखना है तो उसका फार्मूला है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन 2
अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट अपॉन 2, राइट। ये 2 कैंसिल होगा, ये आपको ये फॉर्मूला कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा बुक में, वो डायरेक्टली ऐसा लिखता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, पर ये फॉर्मूला में छुपा है उसका लॉजिक। मैं आता हूँ उस पर, सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज रेंज। तो जैसे रेंज इन जनरल, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रेंज? इन जनरल बाय द वर्ड रेंज आई अंडरस्टैंड कि भाई स्प्रेड कितना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी कपड़े की दुकान में जब जाते हो, आप उनसे पूछते हो कि आपके पास क्या रेंज के कपड़े हैं, क्या पूछता है उनसे, आपके पास क्या रेंज के कपड़े? तो रेंज बोलते क्या बोलते हैं, सर हमारे पास तो 100 रुपए की साड़ी से लेकर 10,000 रुपए तक की साड़ी है, 100 रुपए की साड़ी से लेकर 10,000 रुपए तक की साड़ी, सब हमारे पास तो 500 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का कुर्ता है, हमारे पास सर 500 से लेके 10,000 रुपए तक का शर्ट है। व्हाट इज दैट रेंज? व्हेन यू आस्क सर आपकी दुकान में क्या रेंज क्या है कपड़ों की, तो बोलता है ना रेंज क्या है, 500 से लेके 5,000 तक। तो व्हाट इज दैट रेंज? व्हाट डज ही मीन? ही मीन्स रेंज इज दिस मच, व्हाट ही मीन्स स्प्रेड इज दैट मच। एंड रेंज एकदम quickest method. This is not the most this is not the most appropriate method. This may have very limited mathematical properties. ये उतना अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये क्विक है, क्विक, एकदम क्विक, जस्ट लाइक अ स्नैप, दैट्स इट। एक रेंज समझ लिया तो अपने को ओवरऑल समझ में आता है कि ऑब्जर्वेशंस कितने भटके हुए, कि तुम्हारे सोसाइटी में सर वेट का रेंज क्या है। मतलब हमारे सोसाइटी में 20 kg से लेके 80 kg तक, 20 kg से लेके 110 kg तक के लोग हैं। इससे आपको इन जनरल आइडिया आ गया कि ऑब्जर्वेशंस का स्प्रेड कितना है, इन जनरल आइडिया आ गया, एकदम क्विक आइडिया आ गया। आई नो आप बोलोगे सर ये रेंज तो बीच वाले नंबर्स को इग्नोर करता है, सिर्फ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट देखता है कि लार्ज 20 से लेके 110 तक के लोग हैं। व्हाट इफ सर 20 का एक ही बंदा है, और व्हाट इफ सर 110 का एक ही बंदा है, बाकी मेन वाले बीच वाले जो बंदे वो सब 70 किलो के ही हो। हाँ तो हो सकता है ना, मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ, पर अगर आपको क्विक आंसर चाहिए तो देखिए बच्चों लॉजिक समझिए। कि मैं जब पढ़ता था मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेरे दिल में सवाल आता था यार इतने मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्यों है, इसमें से बेस्ट कौन है, कौन कब यूज करने का, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अरे हर किसी का एक अलग सिनेरियो है, डिपेंडिंग अपॉन विच सिनेरियो यू आर इन, अ डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और अ डिफरेंट मेजर ऑफ रेंज वुड बी मोर अप्रोप्रिएट इन दोज सर्कमस्टेंसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आम आदमी को, एक कस्टमर को जिसको मैथ्स वैथ से लेना देना नहीं है पर उसको फिर भी डिस्पर्शन समझना है, तो उसको आप रेंज सिखाइए। आप अपने दादी को रेंज सिखा सकते हो, आप दादाजी को रेंज सिखा सकते हो कि एसेंशियली अगर ऑब्जर्वेशंस कितने भटके हुए ये देखना है। जैसे आपकी दादी आपके दादाजी क्या ये डेविएशन नहीं देखते, ये भी डेविएशन देखते हैं। ये जब जाते रहेंगे आपके लिए कपड़े खरीदने के लिए तो वो पूछते हैं ना बेटा दुकान में कि भाई रेंज क्या है, क्या कर रहे हो, कर क्या रहे, वो डिस्पर्शन ही निकाल रहे। समझिए मैथ्स का एप्लीकेशन रियल लाइफ में, वो डिस्पर्शन ही निकाल रहे कि भाई ऑन एन एवरेज ये दुकानदार बोलता तो है कि भाई हम एवरेज ऐसा ऐड तो करके रखा है कि बाय एनी ट्राउजर फॉर दिस मच वगैरह, बट एक रेंज निकाल रहे हैं कि सिर्फ एडवर्टाइज दिखाने के लिए, ऐसा अट्रैक्ट करने के लिए छोटा सा प्राइस दिखा के अंदर क्या एकदम महंगे में बेच रहे क्या, ऐसा। तो रेंज 1 सेकंड क्या है, रेंज यूज करता है आम आदमी को यूज करना विदाउट कोई मैथमेटिकल नॉलेज, क्विक, ऐसा एकदम क्विक इंस्टेंट पे आंसर निकालना है जहाँ पे उसको एक्चुअली स्पेसिफिक्स ज्यादा काम की नहीं है, तो ही कैन गो फॉर रेंज, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। दिस गिव्स यू अ ब्रॉड आइडिया ऑफ द एंटायर स्प्रेड ऑफ डेटा। लेकिन ये रेंज ये रेंज यहाँ पे देखना, अभी आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब ध्यान से देखना, रेंज का सिर्फ एब्सोल्यूट आंसर निकाला तो क्यों गलत जाएगा। दो कंपनीज है, ओके, कंपनी एक्स, कंपनी वाई। ओके, कंपनी एक्स जो है बच्चों वो बोलती है कि हमारे पास है ना 500 से लेके 5,000 का शर्ट है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है 5,000, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 500, तो इनका रेंज क्या हुआ 4,500 रुपये का रेंज। एक और दूसरी कंपनी वो बोल रही है हमारे भी 4,500 का रेंज है, दूसरी कंपनी है। मैं अगर आपसे पूछूंगा दोनों में से कहाँ पे डिस्पर्शन ज़्यादा है, कहाँ पे वैरायटी ज़्यादा है, कहाँ पे रेंज ज़्यादा है, आप लोग सब दोनों जगह पे सेम ही रेंज है, तो दोनों जगह पे ऑलमोस्ट सेम वैरायटी होनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये कंपनी कपड़े बेचती है, ये कंपनी डायमंड बेचता है, डायमंड। ओके, इस कपड़े की दुकान में भीड़ ही भीड़ है कि 500 से लेके 5,000 का शर्ट है, मतलब भाई आम आदमी से लेके एकदम जीरो से लेके हीरो तक का हर आदमी वहाँ पे आज जा सकता है। भीड़ लगी हुई इस दुकान में क्योंकि एक्चुअली सबको लग रहा है कि भाई मेरे टाइप का एक शर्ट तो मेरे बजट में फिट होने वाला एक शर्ट तो वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं, इन्होंने भी इतनी रेंज दी है पर इस रेंज को देख के कोई अट्रैक्ट स्पेशली नहीं आ रहा है। कोई आ रहा है तो जरूरत की वजह से आ रहा है डायमंड खरीदने के लिए, पर इस रेंज को क्या रेंज है यहाँ पे सब बोल रहा है क्या रेंज है यहाँ पे, अरे क्या रेंज है यहाँ पे कोई नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि इनका डायमंड, मैं आपको बोलता हूँ कि रेंज कैसा है। इनके पास महंगे में महंगा एक डायमंड है जो है 86 लाख, बोल क्या 86 लाख 4,500 रुपीज़ का, 86 लाख
4,500 रुपीज़ का। ओके, और जो मिनिमम से मिनिमम डायमंड है जो इनके पास मिनिमम से मिनिमम डायमंड है वो है 86 लाख का। अब मुझे बताइए 86 लाख का डायमंड ले रहे हो आप, क्या रहेगा उस पर 4,500 रुपये एक्स्ट्रा दिया, क्या मिलेगा डायमंड में? मैं बोला क्या डायमंड में फ़र्क क्या है 86 लाख वाले डायमंड में और 86 लाख 4,500 किस बात के? नहीं सर, ये डायमंड का जो बॉक्स आप लेंगे ना, वो बॉक्स, तो इस बॉक्स को हम अच्छे से पैक करके देंगे, उसके 4,500 एक्स्ट्रा। बोला मतलब क्या वैरायटी हुई? अरे 86 लाख का डायमंड की वैरायटी क्या रहती है? 86 लाख का, एक करोड़ का, एक 2 करोड़ का, एक 10 करोड़ का, अरे ऐसी वैरायटी रखनी चाहिए। नहीं सर, हमने देखा ये दुकान है हमारे बाजू में, एक दुकान है कपड़े की, उसका 4,500 का रेंज है, 500 से लेके 5,000 का। तो हमने भी सोचा कि उसका तो पूरी भीड़ की भीड़ लगी है, हमने भी सोचा 4,500 का हम रेंज रखेंगे सर, तो हमारे पास भीड़ लग जाएगी। अरे यही तो ना, कंपेयर कैसे करते हो? जब भी कंपैरिजन की बात आती है, वंस अगेन जरा अंदर से आवाज आने दीजिए, जरा बच्चों पसंद आ रहा है कि नहीं? हाँ, थोड़ा फील करिए ना मैथ्स को, देन यूल लाइक इट एंड देन यूल लाइक इवन माई वीडियो। ओके, सो चेक, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं रेंज, सर हमारे बाजू वाली दुकान से हमने कंपेयर किया, उधर भी 4,500 की रेंज है, सर हमें लगा हम भी 4,500 की रेंज रखेंगे तो बात बन जाएगी। क्यों नहीं बात बनी? तुम ऐसे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, ये कपड़े है, ये डायमंड है। अगर कंपैरिजन करना ही था बेटा, एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव देखता। ये देख कि इसमें 4,500 की रेंज है, माना मैं एवरेज इसका रेंज कितने में, और तुम्हारा प्रोडक्ट कितने का है, उसमें कितने की रेंज, और वो देखता है रिलेटिव मेजर। अब लॉजिक समझ में आए? सो एब्सोल्यूट तरीका क्या करेगा? सिर्फ लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करेगा। रिलेटिव तरीका क्या करेगा? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट का एवरेज निकालेगा। तो एवरेज रेंज अपन एवरेज वैल्यू कि इतने की ऑन एन एवरेज रेंज है, इतने की एवरेज वैल्यू में, तो लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट अपॉन 2, मतलब ये क्या दिखाता है? एवरेज वैल्यू। कितने एवरेज वैल्यू की तुम्हारे पास? अभी देखो तुम्हारे पास डायमंड कितने का है मैं पूछूं तो बोला सर 86 का है, और 86,400 का है, और 86 का है। चलो एवरेज निकालते, तो ये नीचे एल प्लस एस अपॉन 2 क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये दिखा रहा है एवरेज वैल्यू। आप कंपेयर कर रहे हो कि रेंज कितनी है, कितने की वैल्यू में है, इतने की रेंज है, इतने की वैल्यू में, आहा इतने की रेंज है, इतने की वैल्यू में रफली, वो हमारा एम है। इसलिए ये रिलेटिव तरीका आपको दिखाएगा कि भाई इनका जो रेंज का परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है, इनका जो रेंज का परसेंटेज है बहुत ज़्यादा कम है। कंफर्म सभी के लिए? दिस इज एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ रेंज, दिस इज relative form of range. You got the logic for this? Now a more better logic is to come in mean deviation. Okay, let's check for mean deviation now. अब जैसे आपने नोट कर लिया होगा कि रेंज क्या है, इसके मैथमेटिकल प्रॉपर्टी बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है रेंज के। क्यों? वो सिर्फ क्या लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को देखता है, बीच वाले नंबर्स को तो एब्सोल्युटली कुछ देखा ही नहीं है, सिर्फ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट से ही अंदाज लगाने की कोशिश हो रही है कि यार रेंज क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपने दुकान वाले को फ़ोन पे पूछा कि रेंज क्या, रेंज के कपड़े, बोला सब 500 और 5,000 तक के रेंज के कपड़े, और गए आप और वहाँ पे एक ही कपड़ा था, दो ही कपड़े थे, 500 का एक 5,000 का। आप बोले बीच वाला क्या? बोले नहीं सर यही 2 कपड़े हमारे पास। फिर क्यों तेरे दुकान में? हमको लगा वैरायटी मिलेगा यहाँ पे, 500 से 5,000 है, बीच के नंबर्स बोले ही नहीं। तो रेंज का फॉर्मूला है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, हमने वही बोला आपको। बीच के नंबर्स को ये कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है, तो ये इसके लिमिटेशन है। लेकिन इसका फायदा क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा ना, इसके लिमिटेशन तो फिर क्यों पढ़ते हैं हम इसको सिलेबस में? इसलिए पढ़ते हैं कि कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में यही काम करेगा। आपको क्विक अंडरस्टैंडिंग चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी की और ओवरऑल स्प्रेड की इन द ऑब्जर्वेशंस। दिस इज मोर सेंसिबल, क्विक एंड इजी टू कैलकुलेट। अब सेकंड वाला, अगर आपको थोड़ा मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज के साथ चाहिए तो हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन। क्या पढ़ेंगे? मीन डेविएशन। फेयर एनफ? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ मीन डेविएशन। ओके, मीन डेविएशन मतलब क्या? नाम में लिखा है मीन ऑफ डेविएशंस। हाँ, सर क्या पढ़ा है आपने? मीन डेविएशन मतलब क्या? मीन ऑफ डेविएशंस, मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ डेविएशंस लेना है हमको। सो मतलब करना क्या? मतलब हम क्या करेंगे, हमारे पास होगा एक्स। बच्चों देखिए ये है आपका एक्स। कौन है आपके एक्स? देखिए 40, 45, 50, 55, 60। ओके, हम सब जानते हैं कि आपका एवरेज क्या आने वाला है 50। फिर मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोला एक काम कर बेटा, तू डेविएशन निकाल, एक्स माइनस एक्स बार। लेकिन सर डेविएशन तो बहुत आएंगे, जैसे 40 माइनस 50 -10 आएगा, 45 माइनस ये करेंगे सर तो ये -5 आएगा, ये जहाँ पे 50 माइनस 50 0 आएगा। एवरेज हमारा 50 है ना, एक्स माइनस एक्स बार करो, 55 माइनस 50 ला सर +5 आएगा, यहाँ पे +10 आएगा, टोटल लेंगे तो सर 0 होगा वापस। तो बेटा एक काम कर ले, तू है ना डेविएशंस मत ले, उसको मॉड डाल दे, मॉडुलस।
मतलब क्या कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है। ओ अब मेरे को लॉजिक समझा। तो सबसे पहली बात, मेरे बचपन में मुझे जब टीचर पढ़ाते थे कि मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, मीन डेविएशन इज समेशन ऑफ मॉडुलस x माइनस एक्स बार अपॉन n। मैंने सर फॉर्मूला डाल लिया, मैंने आंसर निकाले, मेरा आंसर आए भी सर, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए, लेकिन सर मैं कभी लाइफ में नहीं समझ पाया यार ये क्यों बीच में मॉडुलस डाल देते हैं। कितना अच्छा था रेंज का फॉर्मूला, लार्जेस्ट माइनस मॉडुलस। सर मेरा फेवरेट था ये। क्यों तुम्हारा फेवरेट क्यों था मालूम है? सिंपल था, राइट? कुछ बच्चे से आई हेट मैथ्स। यू नो व्हाई दे हेट मैथ्स? बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड इट, बिकॉज इट इज लिटिल डिफरेंट देन अदर सब्जेक्ट्स। I don't have interest in maths. That's wrong. You have no choice in life but to have interest in maths. Believe me, there is no choice but to love and have interest in maths. You cannot completely isolate mathematics from your life. Absolutely not. Time and again of life में कहीं पे भी जाओ, and you'll always see if your mathematics is good, if your logics is good, come any subject. I'll tell you, come any subject. Believe me, dear students, मैंने इतने exams दिए ना लाइफ में, बहुत exams दिए मैंने. And I have always found, made be exams in commerce, made be exams in science that I gave, when you have good logics, things become so simple. So I am asking you to understand these logics, not for me, for your own sake. ये logics आपको अभी थोड़े से tough लगते रहेंगे, but you won't believe once these logics are strong, once these logics are concrete, once you feel them. ऐसा एहसास होना चाहिए सब मीन डेविएशन। आज रियलाइज हो रहा है सर, बहुत हार्ड सर, बहुत हार्ड। आज समझ में आया कि हो क्या रहा है अंदर से। बिलीव मी डियर स्टूडेंट, जब आप पढ़ोगे ना ऐसा, एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स, योर एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर नेक्स्ट लेवल, आपकी सेकंड लेवल, आपकी थर्ड लेवल, आपकी फाइनल लेवल के जब आप कॉन्सेप्ट्स इन लॉजिक्स के ऊपर आप बिल्ड करोगे, यू विल रियलाइज कि अंडरस्टैंडिंग दोस कॉन्सेप्ट्स आर सो सिंपल। एंड देन पीपल टेल कि अरे नहीं, फाउंडेशन निकालना बहुत आसान रहता है, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे वाट लगना शुरू हो जाता है। दैट इज बिकॉज फाउंडेशन लेवल पे रट्टा चल जाता है बेटा, इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे आया, अगर तुमने इस पे ऊपर लॉजिक से बिल्ड किया तो आप समझ जाओगे क्या आधा काम आसान हो जाता है। तो आगे फाइनल रट्टा मारना तो बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों आपको अटेम्प्ट नहीं लगेंगे? गेटिंग इट? जस्ट हैव लॉजिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एंड यू विल रियलाइज so many things become simple, so many things. Believe me, my memory is not very good. मतलब मुझे रट्टा मारना सच में is very difficult. My memory is weak. I'm very weak at remembering things. But I've always seen if I have good logics to my help, memorizing becomes so simple. Or in fact, the part of memorizing, the proportion of memorizing is very minimal when once you have this. And then life is so simple. यार एकदम ऐसा cool दी। वैसे ही बच्चों एक रहता है कुछ लोग जो ऐसा एकदम मर के एकदम दिन के लोग बोलते हैं एग्जाम के बाद, I used to study for 12 hours a day. I used to study for 16 hours a day. Then I passed. अरे ऐसे देख के तो मुझे उनके ऊपर दया आती है, भाई लाइफ जिए कि नहीं, लाइफ में कितनी चीजें करने के लिए, तुमने क्या किया? सिर्फ पढ़े। Right? And you will realize at the end कि in life it's not only how much you study that is important, there are many things. So always remember, ऐसा मर के पास होने मतलब नहीं है। पास होना है तो ऐसा कि बाबा हाँ ऑल राउंडर रह के पास हो गए तो मजा आता है, आपको भी अंदर से आएगा मजा। तो वैसे पढ़िए बच्चों। लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। समेशन ऑफ व्हाट? कम ऑन, एक्स माइनस एक्स बार, लेकिन उसका क्या लेना है? मॉड्यूलस। अभी ये मॉड्यूलस क्यों लेते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर मैं मॉड्यूलस ना लूँ तो ये प्लस और माइनस साइन इग्नोर हो गया, सब जीरो ही आएगा हमेशा। व्हेनेवर यू टेक डेविएशन फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीन ये जीरो आता है। अगर आपने यहाँ पे मोड डाल दिया तो वो जीरो आएगा, गारंटी नहीं। सो मीन से आप लोगे तो आएगा कि मीन का डेफिनेशन ही कि वैल्यू वाइज बीच में आता है, आधी वैल्यू ऑलमोस्ट माइनस है, आधी वैल्यू प्लस है, वो बराबर नेग्लिजिबल हो ही जाता है, जीरो समेशन उसका। और अगर हम समेशन करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा, जस्ट लाइक द बोलर। और वो बोलर ऐसा बोले ठीक है ना, -30 कभी +30, म्हणजे माझं काय चुकलं, काय तुझं काय चुकलं, व्हाट आर यू सेइंग मैन? -30 डिग्री और +30 डिग्री इधर जाएगा तो बोल्ड नहीं होगा। एंड फॉरगेट दो साइंस, तेरा 30 डिग्री का डेविएशन है ऑन एवरेज, तो प्लीज तेरी डिलीवरी जो है वो रेक्टिफाई कर ले। गेटिंग पॉइंट? सो यहाँ पे हम x माइनस एक्स बार का मॉड क्यों लेते हैं कि मुझे साइन को हटाना है। साइन को क्यों हटाना है? नहीं तो वो नहीं हटाया तो शायद आपका रॉन्ग पिक्चर आए कि डेविएशन है ही नहीं। ओके, सो मैं क्या करूँगा, x माइनस एक्स बार निकालूंगा। ठीक है, ये x माइनस एक्स बार आ गए। अब मुझे किसी ने कहा सर आपके ऑब्जर्वेशन में कितने का डेविएशन है? मैं बोला कभी 10 का डेविएशन है, कभी 5 का है, कभी वापस 5 का है, कभी 10 का है, कभी 12 का है, कभी 8 का है। अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, डेविएशन बहुत सारा अलग अलग है। पर अब मुझे एक डेविएशन का जनरल आइडिया तो आपको देना है, मुझे आइडिया तो देना है कि ऑन एन एवरेज कितना डेविएशन होगा। ऑन एन एवरेज कितना डेविएशन, मतलब अब समझिए, अब हम डेविएशन का एवरेज निकालने वाले हैं
अब हम डेविएशन का मीन निकालने वाले, अब हम डेविएशन का अरिथमेटिक मीन निकालने वाले, हम मीन डेविएशन निकालने वाले हैं। अब नाम समझ में आ रहा है? फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्या भाड़ में जाए फॉर्मूला, ऑन द स्पॉट फॉर्मूला बनाएंगे। मीन डेविएशन इज मीन ऑफ डेविएशन, फिनिश। मीन ऑफ डेविएशन, डेविएशन निकालेंगे x माइनस एक्स बार, उसका मीन लेना। मीन कैसे लेते हो? मीन कैसे लेते हो? अब ये तुम्हारा x माइनस एक्स बार क्या हो गया? डी। इस डी का तुमको एवरेज लेना है। कैसे लेंगे हम एवरेज? समेशन ऑफ डी, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन करते थे, वैसे यहाँ पे समेशन ऑफ डी लेंगे। सिर्फ उसका मॉड रखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि मुझे साइंस नहीं चाहिए। अपॉन एन, फिनिश हो गया मीन डेविएशन। वैसे ही अगर बच्चों अब मुझे समझना है क्या समझना है मुझे? रेंज, सॉरी एब्सोल्यूट के बाद मुझे रिलेटिव समझना है। तो रिलेटिव क्या कहता है? कौन कितना मुकर गया ये ना देखो। अब जो रिलेटिव मेजर है मीन डेविएशन का, हमेशा रखना, यहाँ पे इसको रेंज बोलेंगे। रेंज का एब्सोल्यूट मेजर, रेंज का रिलेटिव मेजर। जो रेंज का रिलेटिव मेजर है ना, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो हमेशा कोएफिशिएंट वर्ड ऐड होगा। यहाँ पे रेंज बोलेंगे इसको, सिर्फ रेंज बोला तो ये निकालने का, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बोला तो ये निकालने का, मीन डेविएशन बोला ये निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बोला, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो रिलेटिव मेजर है वो कैसे निकलेगा? कौन कितना मुकर गया ये ना देखो, मतलब सिर्फ मीन डेविएशन मत देखो। यहाँ पे मीन डेविएशन आया तुम्हारा, जैसे यहाँ पे हम निकालेंगे इस तरह समेशन लो, क्या आएगा ये 10 + 5 15 और 15 और 50 30। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 30 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने 5। तो यहाँ पे मीन डेविएशन कितना आ गया 6। कितना आ गया मीन डेविएशन 6। अब 6 यहाँ पे मीन डेविएशन है। अब यहाँ पे आपने क्या चेक करना चाहिए? मीन डेविएशन मत देखो, सिर्फ कौन कितना मुकर गया। सो ऑन एवरेज 6 का डिफरेंस है। 6 क्या? तो बच्चों अगर ये केजी है, मान लो ये सब क्या है केजी, तो आंसर भी केजी में आता है। जैसे मैं आपसे कहा एब्सोल्यूट मेजर्स जो रहते हैं वो यूनिट के साथ आते हैं, बट कौन कितना मुकर गया ये ना देखो, कौन किस में से कितना मुकर गया ये देखो। तो सर ये 6 से मुकर गया, किस में से? सर 50 में से। 50 का एवरेज था, कितने में से कितने का मुकर गया? सही 6 से मुकर गया, जबकि एवरेज कहा था 50। तो सर हमको तो कहा था कि एवरेज भी 50 है, 6 ऊपर नीचे निकला सर, ऑन एवरेज 6 ऊपर नीचे। अब एग्जैक्टली जैसे मैंने आपसे कहा 6 ऊपर नीचे मतलब ऐसा नहीं रहेगा, ये 50 है, 44, 56। 2 ऑब्जर्वेशन है क्या? अभी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है ना, इसलिए ऑन एन एवरेज 6 का ऊपर नीचे हुआ है। मतलब आपको ऐसा इमेजिन करना है कि ये तुम्हारा सेंट्रल टेंडेंसी है और तुम्हारे ऑब्जर्वेशन ±6 के आसपास है थोड़े से, तो थोड़े 6 के आसपास ऐसे निकालने के, ऐसे एग्जैक्ट सर्कल नहीं है तो सबके सब 6 किलो, एक तो कम है नहीं तो 6 किलो ज़्यादा, कुछ 10 किलो कम ज़्यादा है, कोई 5 किलो कम ज़्यादा है, एवरेज 6 आ रहा है। ग्रीन पॉइंट बाढ़िया हिस्सा। ओके चलिए, तो कौन कितना मुकर गया ये ना देखो, मीन डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100, मतलब इसका आंसर आएगा 12%। ये रफली सर 12% ऊपर नीचे। आप देखिए यहाँ पे ये आंसर आया परसेंट में, ये आंसर आया है केजी में। अब ये 12% आपने इस कंपनी का निकाला, ऐसा आप दूसरे कंपनी का निकालिए और फिर कंपैरिजन हो सकता है, राइट? फिर कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट लिया तो बच्चों कंपैरिजन नहीं होगा, राइट? तो चलिए यहाँ पे आज हमने 2 बातें बैक टू बैक देख ली है, राइट? हमने समझा सबसे पहले व्हाई डू आई रीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्यों पढ़ना चाहिए, पहले उसका लॉजिक देखा, उसको विजुअलाइज किया कि सिर्फ मत पढ़ो चैप्टर, क्यों पढ़ते वो चैप्टर ये देखो, लाइफ में नहीं भूलोगे। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि अभी ऐसा लॉजिकली पढ़ना तो हो सकता है 3 मिनट ज़्यादा लगेगा, रट्टा मारते तो क्विक हो जाता, 1 मिनट में होता, लॉजिक समझते चलो 4 मिनट लगेगा, 3 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। हमेशा डायलॉग याद रखना, 3 मिनट ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता लॉजिक को। लोगों की गलत फहमी है लॉजिक को, बहुत सर लॉजिक तो बहुत सर कहा कुछ इतना शोक, अरे ज़्यादा नहीं वक्त लगता। अगर सही एग्जाम्पल आप पकड़ो ना, एप्ट एग्जाम्पल, लॉजिक ऐसी क्लिक होती है। 3 मिनट हो सकता है, अभी ज़्यादा लगेगा लेकिन लाइफ टाइम याद रहेगा। तो चलो वन सेकंड, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। हम डिस्पर्शन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सर आपको सिर्फ एवरेज बोल दिया जाए, अगर मैं सिर्फ आपको सेंटर बोलूँ तो क्या आप सर्कल निकाल पाओगे? क्या आप समझ पाओगे कि सर्कल क्या था एग्जैक्ट? मैं बोलूँगा नहीं यार, उस सर्कल से तो, उस सेंटर से तो इन्फाइनाइट सर्कल बनता है। सिमिलरली एक एवरेज के एक कैन बी इन्फाइनाइट नंबर्स विद द सेम एवरेज, बट अगर आपको एग्जैक्ट वो ऑब्जर्वेशंस ढूंढने की क्या थे, लगभग एटलीस्ट फेयर आइडिया चाहिए, सो आई शुड इवन गिव यू द आइडिया ऑफ द रेडियस दैट इज डिस्पर्शन। हाँ सर समझ में आ गया, मतलब सर सिर्फ मैं 50 बोल दूँ एवरेज, तो इन्फाइनाइट नंबर जिनका एवरेज 50 आता है, बट अगर मैं आपको डिस्पर्शन दे दूँ +-2 तो सर आप 48 और 52 विजुअलाइज कर पाओगे। अरे हाँ सर समझ में आ गया, डिस्पर्शन हम क्यों पढ़ते हैं, डिस्पर्शन बच्चों क्यों पढ़ते हैं? अगर आपको समझ में आ गया तो लीजिए जनाब, आपकी सेवा में हाजिर है 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सबसे पहले मेरे पास क्या है? रेंज। दूसरा मेरे पास क्या है? मीन डेविएशन। तीसरा मेरे पास क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। चौथा मेरे पास क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन। वन सेकंड 4 नाम, दन धना दन दन चिल्लाओ ना जरा,
धन धना धन धन, चिल्लाओ। पहला रेंज, दूसरा मीन डेविएशन, तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, चौथा क्वार्टाइल डेविएशन। अब अगर मुझे ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी पढ़ने, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में भी वंस अगेन कॉमन क्या, दे कैन बी एब्सोल्यूट, दे कैन बी रिलेटिव। सर ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या रहते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट मतलब क्या, वो जो यूनिट के साथ आते हैं, जिनको यूनिट रहता है केजी, मैंगो, ऐसा आएगा। जो ऑब्जर्वेशन का यूनिट है वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको दिखेगा, कंपैरिजन के लिए यूज नहीं किया सकता। लेकिन अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो ये ना देखो कि कौन कितना मुकर गया, से 2 से मुकर गया सर, ये 3 से मुकर गया, ये ना देखो कौन किस में से कितना मुकर गया, ये देखोगे तो शायद आप कंसिस्टेंसी के बारे में ज़्यादा आइडिया निकाल पाओगे। तो जब भी कंसिस्टेंसी निकालने का क्वेश्चन है तो आपको हमेशा देखना है आपको रिलेटिव मेजर मतलब यूनिट फ्री मतलब ये परसेंटेज वाला यूज करना है। सर समझ में आ गया। सो उसमें आज हमने क्या स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले समझा रेंज का एब्सोल्यूट। रेंज बोला तो सिर्फ एल माइनस एस, एल क्या लार्जेस्ट, एस क्या स्मॉलेस्ट। अगर मान लो अनग्रुप डेटा है तो बस जो लार्जेस्ट नंबर उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करना। ग्रुप डे मान लो, ग्रुप ऐसे 0 to 10, 10 to 20, 30 to 40, लास्ट वाला है 40 to 50, तो भी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट क्या है 50, स्मॉलेस्ट क्या है 0, 50 माइनस 0 कर देने का। ग्रुप डे अनग्रुप डे फर्क नहीं गया, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। और अगर सर कोएफिशिएंट निकालना तो क्या, कोएफिशिएंट का फॉर्मूला रहेगा बच्चों लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, राइट। ये आपका रिलेटिव हो गया। फिर हमने मीन डेविएशन देखा। मीन डेविएशन का सब फॉर्मूला तो हमने लर्न किया था बचपन में भी, समेशन ऑफ डी अपॉन एन। डी कैसे निकालते हैं, डी इज व्हाट, एक्स माइनस एक्स बार। तो हमने पढ़ा था दिस इज समेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। से मॉडुलस से पढ़ा था हमने। अरे क्यों किया था ये, अरे बेटा समझना क्यों किया था, ये लॉजिक है कि रट्टा फॉर्मूला नहीं है। रेजिस्ट योरसेल्फ देन बाय सेइंग दिस इज द फॉर्मूला, ट्राई सेइंग दिस इज द लॉजिक। व्हाट इज द लॉजिक, जैसे एक्स माइनस एक्स बार डेविएशन निकालता है, लेकिन सर डेविएशन का साइन नहीं हटा दे तो समेशन 0 आएगा, इसलिए मैं लूंगा मॉडुलस उसका। तो आ गया मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, मतलब आ गया डी का वैल्यू अपॉन एन। क्यों, क्योंकि हमको एवरेज निकालना है, तो समेशन डी अपॉन एन, सिर्फ डी का क्या लेंगे मॉडुलस। और सर क्योंकि मुझे रिलेटिव मेजर देखना है, रिलेटिव मेजर में हम ये देखेंगे कि कौन कितना भटक गया, कौन कितना भटक गया, ये ना देखो कौन किस में से कितना भटक गया, कौन कितने में से कितना भटक गया। ये देखो सर 6 का डेविएशन है जबकि एवरेज 50 था। तो मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार। तो चलिए बच्चों इस सेशन में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विथ more concrete tools. Will come up with standard deviation and quartile deviation in the next sessions to come, right? और वो नेक्स्ट सेशंस जो है अपने ऐप पे रहेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन के ऐप पे, SGT अकेडमी का जो ऐप है उसके ऊपर अगले सेशंस में अपलोड करूंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय।